हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, मॉर्निंग में हम करंट अफेयर्स और इवनिंग में हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है प्रीलिम्स थिंक सीरीज। इस सीरीज के अंदर क्वेश्चंस की क्वालिटी कुछ इस तरह बनाई जाती है जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, रास, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है प्रश्न नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विचार करें। यानी कि आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में आपको कुछ कथन दिए हैं और उसमें से आपको आंसर चुनना है। पहला कथन है मौलिक अधिकार ब्रिटिश के संविधान से प्रभावित हैं। पहला कथन है ये। दूसरा है मौलिक अधिकार भाग 3 में मौजूद हैं, साथ ही इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यानी कि 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है, ये इसमें बताया गया है। और भाग कौन सा है? तो भाग 3 है। तीसरा स्टेटमेंट है संपत्ति के अधिकार को 24वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया, जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये 3 स्टेटमेंट देने के बाद आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान से सुनिएगा, गलत पूछा है तो आपसे पूछा है कौन सा कथन गलत है। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कैसे? मौलिक अधिकार ब्रिटिश के संविधान से प्रभावित हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रभावित हैं, न कि ब्रिटेन के संविधान से। जबकि दूसरी स्टेटमेंट मौलिक अधिकार भाग 3 में मौजूद है, साथ ही इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया, बिल्कुल सही बात है। और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 300A में शामिल किया गया, जो वर्तमान में कानूनी अधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा था गलत, तो गलत है केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विचार करें। फिर दोबारा से मौलिक अधिकारों के ही ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान से सुनिए क्या है ये मौलिक अधिकारों के ऊपर क्वेश्चन। पहला, मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में यह विदेशी लोगों को दिए जा सकते हैं। यानी कि ये बोल रहे हैं कि मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है, जबकि आपातकालीन स्थिति में यह किसको दिए जा सकते हैं? विदेशी लोगों को भी दिए जा सकते हैं। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, अनुच्छेद 21 के तहत जिस प्रकार जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार ये अधिकार मरने का भी अधिकार देता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जिस तरह अनुच्छेद 21 के तहत हमें जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, उसी तरह हमें मरने का भी अधिकार प्राप्त है, ये इसमें कहा जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? मौलिक अधिकारों की प्रकृति वाद योग्य है, जिसका अर्थ है कि मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। ये 3 स्टेटमेंट है और इसमें से पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2 सेकंड सोचिए, उसके बाद मैं आपको आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कैसे? देखो, मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए है, यही स्टेटमेंट गलत है। मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों के लिए भी है। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30, जो कि सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये विदेशियों के लिए नहीं है। जबकि बाकी अधिकार भारतीयों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। तो पहली स्टेटमेंट हो जाती है हमारी गलत। दूसरा, अनुच्छेद 21 के तहत जिस प्रकार जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, उसी प्रकार ये अधिकार मरने का भी अधिकार देता है, बिल्कुल गलत बात। ये भी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अरुणा सानवा केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि अनुच्छेद 21 आपको जीवन जीने का अधिकार देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ये मरने का भी अधिकार देता है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? वाद योग्य है, जिसका अर्थ है कि मौलिक अधिकारों के हनन के संदर्भ में व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से सुनिएगा। खबरों में रही ओपन स्काई संधि के संदर्भ में विचार करें। ओपन स्काई संधि के बारे में पूछा है। क्या है यह संधि? 1992 में नाटो और वार्सा पैक्ट वाले देशों के बीच हुई, जिसे 2002 में लागू किया गया। पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट, इस संधि के तहत सदस्य देश असैन्य विमान की सहायता से एक दूसरे के सैन्य
प्रतिष्ठानों के ऊपर से गुजर सकते हैं, यानी कि असैन्य विमानों की सहायता से वो नीचे देख सकते हैं कि यहां पर किस प्रकार की सेना, किस प्रकार के हथियार लगाए जा रहे हैं। ये दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, हाल ही में इससे रूस और अमेरिका अलग हो गए, लेकिन भारत और चीन ने इसे ज्वाइन किया है। स्टेटमेंट बोल रहा है कि रूस और अमेरिका अलग हो गए, लेकिन भारत और चीन ने इसे ज्वाइन किया है। आपको बनाना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। केवल एक और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनिए, समझिए। आई थिंक आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी कि इस संधि की शुरुआत 1992 में नाटो और वार्सा पैक्ट वाले देशों के बीच हुई, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जिसे 2002 में लागू किया गया था, यह भी बिल्कुल सही बात है। संधि के तहत सदस्य देश असैन्य विमान की सहायता से एक दूसरे के सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर से गुजर सकते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हाल ही में इससे रूस और अमेरिका अलग हो गए, यहां तक बिल्कुल सही है, लेकिन भारत और चीन ने इसे ज्वाइन नहीं किया है, यह बिल्कुल गलत बात है। भारत ने अभी तक इस संधि को ज्वाइन नहीं किया है। तो इस तरह आपसे पूछा था कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कभी कभी खबरों में रहने वाला डोंगे कॉइन व लिब्रा क्या है। यानी कि डोंगे कॉइन और लिब्रा जो कभी कभी खबरों में रहते हैं, ये क्या है। हाल में खोजी गई पौधे की प्रजाति है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, नई क्षुद्रग्रह है। ऑप्शन सी, एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है लिब्रा और डोंगे कॉइन क्या है। तो सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डोंगे कॉइन व लिब्रा क्या है, दोनों क्रिप्टो करेंसी है। ये लिब्रा है, ये फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है, और ये डोंगे कॉइन हाल में चर्चा में रहा था जब दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के द्वारा इसके बारे में कहा गया था, डोंगे कॉइन के बारे में। तो ये एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। असम माला प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा असम के अंदर असम माला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। अब क्वेश्चन पूछा है इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला, काजीरंगा नेशनल पार्क के गैंडों की सुरक्षा इसका उद्देश्य है। दूसरा, राज्य में सड़क अवसंरचना का विकास करना है। तीसरा, घर घर जल पहुंचाना है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है कि असम माला प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। आई थिंक इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि असम माला प्रोजेक्ट राज्य में सड़क अवसंरचना के विकास से संबंधित है, यह आपको याद रखना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजना का चर्चा किया गया और बताया गया कि किस तरह यह योजना सफल हुई है। तो काफी ज्यादा न्यूज में थी ये योजना, तो समझते हैं आखिर इस योजना में क्या कहा गया है, किस बारे में बात की गई है। देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई, जिसको लागू करने का काम महिला व बाल विकास मंत्रालय कर रहा है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इस योजना के तहत प्रत्येक महिला, ध्यान से सुनिएगा, इस योजना के तहत प्रत्येक महिला 5,000 रुपए का आर्थिक लाभ उठा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट, इस योजना का लक्ष्य गर्भावस्था के दौरान होने वाले आर्थिक नुकसान के दौरान आर्थिक मदद करना है। यानी कि इस योजना का लक्ष्य है कि जो महिलाएं कामकाजी हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनका काम छूट जाता है, तो ऐसे में 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, जो कि 3 किस्तों में उन्हें मिलेगा। ये इसमें बताया गया है, इससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा। आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से सुनिए, सही बोला है। तो आपसे पूछा है सही कौन सा कथन है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3 तीनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप बताओगे कौन सा कथन सही है। तो सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसे। इस योजना की शुरुआत 2017 में की गई थी, बिल्कुल सही बात है। इसको लागू करने का काम महिला व बाल विकास मंत्रालय कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को, गलत बात है, प्रत्येक महिला को नहीं, सरकारी, राज्य सरकार व पीएसयू में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये आंसर हो जाता है, एक स्टेटमेंट सेकंड हो जाती है गलत, और सेकंड गलत होती है। वैसे ही ये कोई भी नहीं होगा, तो आंसर होगा ऑप्शन क्या,
बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। आपको बताना है कौन सा है। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। अगर मैं बात 2020 की करूं तो 2020 में इसका आयोजन किया गया था यूएसए के अंदर, जबकि 2021 में इसका आंसर किया जाएगा अपने प्यारे भारत के अंदर, यानी कि हमारे देश में इसका आंसर किया जाएगा। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है? कभी कभी खबरों में रहने वाली एमएस स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? आपसे पूछा है कि जो एमएस स्वामीनाथन समिति है इसका संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए, क्या पुलिस सुधार से है? ऑप्शन बी, कृषि सुधारों से है? ऑप्शन सी, राज्यों को राजस्व देने से है? ऑप्शन डी, शिक्षा में सुधार से है? आपको बताना है किससे संबंधित है। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसानों का मुद्दा काफी ज्यादा न्यूज में है, तो किसानों से संबंधित जो समितियां हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको याद रखना है एमएस स्वामीनाथन समिति कृषि सुधारों से संबंधित है, जिसमें यह कहा गया था कि किसानों को उनकी कुल लागत के 1.5 गुना एमएसपी की मिलना चाहिए, जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। और आपको याद रखना है एमएस स्वामीनाथन को भारत में क्या हरित क्रांति का जनक माना जाता है, यानी कि इन्हीं के तत्वाधान में हमारे देश में हरित क्रांति को लागू किया गया था। तो ये आपको याद रखना है श्री एमएस स्वामीनाथन सर के बारे में। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टार्स प्रोजेक्ट के संदर्भ में विचार करें। स्टार्स प्रोजेक्ट है तो क्या स्टेटमेंट है? यह प्रोजेक्ट भारत में शिक्षा मंत्रालय तथा वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य टीचिंग लर्निंग में सुधार करना है। ये सुधार नहीं है, सुधार करना है। और ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सी है, इसे भारत के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3 तीनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं इसका आंसर। आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 2 सेकंड सोचिए, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, यानी कि इस प्रोजेक्ट को भारत में शिक्षा मंत्रालय तथा वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य टीचिंग लर्निंग में सुधार करना है, यह भी बिल्कुल सही है। और इसे भारत के सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत के मात्र 6 राज्यों में इसको लागू किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में। तो इस तरह हमारा ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, खबरों में रहा इमोटेट क्या है? खबरों में रहा इमोटेट क्या है? ऑप्शन ए है, पूछा है नासा द्वारा खोजा गया कोई तारा है। ऑप्शन बी है, जापान द्वारा विकसित कोई बड़ा हथियार है। ऑप्शन सी है, दुनिया का सबसे खतरनाक मालवेयर है। और डी है, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इमोटेट क्या है। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। 2 सेकंड फिर भी सोचिए आप। आई थिंक आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि एमोटेट क्या है? दुनिया का सबसे खतरनाक मालवेयर है। मालवेयर मतलब एक तरीके का वायरस होता है जो कंप्यूटर सिस्टम को खराब करता है। तो ये आपको याद रखना है, एमोटेट भी उसी तरह का वायरस है। अब हम हमारे अंतिम पड़ाव पे आ चुके हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 11। और वो उसमें है, क्या भारत का पहला जेंडर पार्क कहां बनाया जाएगा? ये अभ्यास प्रश्न है। इसका आंसर आपको खुद देना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। और हाँ, आज मेरे को आप लोगों से एक और बात करनी थी। मैं चाहता हूं कि पुरानी एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए एक नई हिस्ट्री की सीरीज की शुरुआत की जाए, जिसमें हम हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मेरा एक और प्रोसेस है। मैं चाहता हूं कि एक और हमारी शुरुआत हो जिसमें एम लक्ष्मीकांत सर के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है पॉलिटी की, उसके क्वेश्चन आंसर को कवर किया जाए। अगर आप लोग समर्थन देंगे तो इस सीरीज की शुरुआत की जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस सीरीज की शुरुआत हो तो प्लीज कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हम जल्दी ही ऐसी सीरीज लेकर आएं जो हमारी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, खास करके यूपीपीएससी
इसके अलावा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। तो इसी के साथ आज की सीरीज को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी नई सीरीज में। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये चैनल ग्रो हो सके और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए काम करता रहूं। तो मिलते हैं ऐसी नई सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू।